नमस्कार दोस्तों, आपका वापस से एक और नई क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत सारे भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर के आ गए हैं जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न होने वाले हैं और इसमें मैं सबका आंसर और एक्सप्लेनेशन सब कुछ बताने वाला हूं। आप लोगों को पता है कि आपका अभी झारखंड में क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्जाम है और यही सिलेबस आपका कक्षपाल में भी काम आने वाला है, उत्पादबाई में भी यही आपका था और आपका जो अगला विज्ञापन आएगा 4th ग्रेड का झारखंड पुलिस का, सब में यही सिलेबस सेम रहने वाला है। तो आप लोग एक बार पढ़ाई करोगे तो आपको ये बार बार काम आने वाला है। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये भाई। पेपर 2 में आपका पूछा जाने वाला प्रश्न है जिसमें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं और आपका एग्जाम के लिए भाई ओरिएंटेड क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इससे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला, जो भी रहेगा सभी यही से आएगा। तो ये क्षितिज भाग 2 का आपका यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का जो है आत्मकथ, वहां से क्वेश्चंस को लेकर के आ गया हूँ। ये आपको मेरिट में बहुत ज्यादा काम आने वाला है क्योंकि पेपर 2 और पेपर 3 इसी से मेरिट बनने वाला है। तो चलिए समय ना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग भाई कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। तो अभी हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं आपका पहला क्वेश्चन से, ठीक है। तो आप लोग चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना। आपका क्लासेस यहाँ पे फ्री में चलता है। आप लोग कमेंट करके बताना अगर आपको और भी ज्यादा क्लासेस चाहिए जो भी सब्जेक्ट का, तो आप लोग कमेंट करोगे तो आपका क्लासेस आते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन से बात करते हैं, आत्मकथ कविता के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा। इसका आंसर होगा जयशंकर प्रसाद, ठीक है। आत्मकथ कविता के रचयिता है जयशंकर प्रसाद, जो कि इनके जो आत्मकथ है वो जयशंकर प्रसाद का ही कविता होने वाला है, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कविता थी। अब आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो जो जयशंकर प्रसाद थे उनका जन्म हुआ था भाई वाराणसी, काशी में, ठीक है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाएगा कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको बोलना होगा वाराणसी, ठीक है। तो वाराणसी में कब हुआ था? 1889, ठीक है। 1889 में यहाँ पे वाराणसी काशी में इनका जन्म हुआ था जयशंकर प्रसाद का। तो यहाँ पे यहाँ देखो भाई व्याख्या अच्छे से की गई है, ठीक है, कि जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है वो काशी वाराणसी के एक प्रसिद्ध सुंघनी साहू परिवार में सन 1889 में हुआ था, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न होने वाला है, यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देखो, जयशंकर प्रसाद साहित्य की किस काव्यधारा के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं? यहाँ पे इसका आंसर होगा छायावाद, ठीक है। क्या होगा? ग, छायावाद। तो जो जयशंकर प्रसाद जो है उनकी जो साहित्य है, ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद की छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ यहाँ पे है प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी में से एक है और उन्हें इस काव्यधारा का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद साहित्य की किस काव्यधारा के प्रमुख स्तंभ है? छायावाद के। अगले प्रश्न पर आते हैं। 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है, आत्मकथ कविता पहली बार किस पत्रिका में और कब प्रकाशित हुई थी? तो जो आत्मकथ कविता थी वो पहली बार यहाँ पे पूछा गया है कि किस पत्रिका में और कब प्रकाशित हुई थी। तो ये हंस पत्रिका में 1932 में यहाँ पे प्रकाशित की गई थी। व्याख्या में बोला जा रहा है कि देखो, प्रेमचंद्र के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक जो है निकलना तय हुआ था। तो मित्रों की आग्रह पर प्रसाद जी ने यह कविता 1932 ईस्वी में उसमें प्रकाशनार्थ भेजी थी। अगला प्रश्न जो है, जयशंकर प्रसाद के मित्र उनसे क्या लिखने का आग्रह कर रहे थे? तो उनका भाई आत्मकथा लिखने के लिए उनके जो मित्र हैं वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, आग्रह कर रहे थे, ठीक है। इसका आंसर होगा ग। जो मुंशी प्रेमचंद्र और यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी ने अन्य मित्र चाहते थे कि प्रसाद जी अपने जीवन की कहानी यानी आत्मकथा लिखें, लेकिन प्रसाद जी इसके पक्ष में नहीं थे। अगला प्रश्न जो है वो होने वाला है, जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा लिखने से मना क्यों किया था? ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा लिखने से मना क्यों किया था? क्योंकि उनका जीवन कष्टों और अभावों से भरा था और उसमें कुछ भी विशेष नहीं था। कवि का मानना था कि उनका जो जीवन है बहुत साधारण रहा है, जिसमें दूसरों को प्रेरित करने जैसी कोई महान उपलब्धि नहीं है। इसीलिए वो जो है वो अपना आत्मकथा लिखना बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे। फिर बोला जा रहा है कि प्रसाद जी का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? तो जो जयशंकर प्रसाद है उनका सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी है। कौन सा है? कामायनी। इसका ख आंसर होगा। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की कालजयी और सर्वश्रेष्ठ छायावादी महाकाव्य कृति है। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब होने वाले हैं। आगे है, जयशंकर प्रसाद जी की भाषा मुख्य रूप से कैसी है?
तो जो जयशंकर प्रसाद थे वो क्या बोलते थे, तत्सम प्रधान खड़ी बोली। ठीक है, क्या बोलते थे, तत्सम प्रधान खड़ी बोली। और वो कहाँ थे, काशी वाराणसी के। ठीक है, तो आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होने वाला है, आत्मकथा कविता की शैली कैसी है। जो आत्मकथा कविता है, सॉरी आत्मकथा बोल रहा हूँ, आत्मकथा कविता उसकी शैली कैसी है, तो उसकी जो शैली है वो छायावादी और प्रतीकात्मक है। ठीक है, क्या आंसर होगा, ग, छायावादी और प्रतीकात्मक। तो इस कविता में सीधे सीधे जो है शब्दों के बजाय यहाँ पे प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग किया गया है, जो छायावाद की मुख्य विशेषता है। अगला प्रश्न पे आते हैं, 10 नंबर प्रश्न बोला गया है कि जयशंकर प्रसाद का निधन किस वर्ष हुआ था। तो जो जयशंकर प्रसाद थे, इनका जो भाई निधन यानी कि मृत्यु हुई थी 1937 ईस्वी में, जो कि अल्प आयु में ही सन 1937 में गंभीर बीमारी के कारण जयशंकर प्रसाद जी का देहावसान हो गया था। आगे भाई इसी से आपका जुड़ा हुआ और भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि कविता की पंक्तियां हैं, उसी के अर्थ पर यहाँ पे और भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे में मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। इस पंक्ति में मधुप का क्या अर्थ है, मधुप यानी कि मन रूपी भंवरा। ठीक है, क्या आंसर होगा, मधुप का मतलब मन रूपी भंवरा। यहाँ पे मधुप मन का प्रतीक है। कवि कह रहे हैं कि उनका मन रूपी भंवरा गुनगुना कर न जाने अपने जीवन की कौन सी अधूरी कहानी कह रहा है। ठीक है, तो मधुप का मतलब मन रूपी भंवरा। अगला प्रश्न जो है वो होने वाला है, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। यहाँ मुरझाई पत्तियां किसका प्रतीक है, तो जो मुरझाई पत्तियां हैं वो जीवन की निराशाओं, दुखों और असमय मृत्यु का प्रतीक है। क्या आंसर होगा, ख, मुरझा कर गिर रही पत्तियां। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जीवन की निराशाएं, दुखों और असमय मृत्यु। आगे है अगला प्रश्न 13 नंबर। इस प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, अनंत नीलिमा से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर होगा अंतहीन संसार या इतिहास का विस्तार। क्वेश्चन फिर से सुनिए, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, अनंत नीलिमा से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अनंत नीलिमा है, उससे तात्पर्य क्या है। तो उसी से तात्पर्य यहाँ पे है कि अंतहीन संसार या इतिहास का विस्तार। अगला प्रश्न है, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। इस पंक्ति में माध्यम से यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कवि क्या कहना चाहते हैं, ये चीज पूछा जा रहा है। तो ये पंक्ति जो है इसमें बोला जा रहा है कि लोग दूसरों की आत्मकथा पढ़कर उनकी कमियों पर हंसते हैं और मजाक उड़ाते हैं, ये कवि का मानना है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न होने वाला है, तब भी कहते हो कह डालू अपनी दुर्बलता वह बीती। यहाँ दुर्बलता से क्या आशय है, भाई दुर्बल का मतलब होता है जीवन की कमियां, भूलें और असफलताएं। ये चीज ये पंक्ति पे बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे यही चीज इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये दुर्बलता का यहाँ पे आशय क्या होने वाला है। तो कवि अपने मित्रों से कह रहे हैं कि सब कुछ जानते हुए भी तुम मुझसे मेरी कमियां और नाकामियां जग जाहिर करने की भाई कह रहे हो मेरे को। अगला प्रश्न होने वाला है, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रेती। तो गागर रीति का क्या अर्थ है, तो गागर रीति का यहाँ पे अर्थ होने वाला है सुखों और उपलब्धियों से खाली रसहीन जीवन। ठीक है, गागर रीति का मतलब क्या हुआ, सुखों और उपलब्धियों से खाली रसहीन जीवन। अगला प्रश्न है, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले। ठीक है, इस पंक्ति में तुम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें जो तुम शब्द है कवि के मित्रों और शुभचिंतकों के लिए हुआ है। ठीक है, वो अपने शुभचिंतकों के और कवियों को, अपना जो फ्रेंड लोग थे उन लोगों को ये बोल रहे थे। ठीक है, तो अगला प्रश्न आता है कि अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यहाँ रस लेना का क्या तात्पर्य है, रस लेना का तात्पर्य है आनंद उठाना या मजा लेना। ठीक है, कवि कहते हैं लोग दूसरों के दुखों की कहानी पढ़कर या जानकर अपने जीवन में आनंद मजा लेते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है कि यह विडंबना अली सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। कवि ने सरल, ठीक है, सरलते किसे कहता है, सरलते जो है वो अपने सीधे साधे और निश्चल स्वभाव को कहते हैं। कवि का स्वभाव बहुत सीधा और सरल था, जिसके कारण उन्हें जीवन में धोखे मिले। वे अपने इसी सरल स्वभाव का मजाक नहीं उड़वाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, भूले अपनी या प्रपंचना या फिर अन्यों की दिखलाऊं मैं। तो प्रपंचना शब्द जो है उसका अर्थ यहाँ पे होता है धोखा या छल कपट। कवि कहते हैं कि आत्मकथा लिखकर मैं अपनी गलतियों क्यों बताऊं या
उन लोगों के नाम क्यों उजागर करूं जिन्होंने मुझे धोखा दिया है। ठीक है, यानी कि प्रपंचना का मतलब हुआ धोखा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है उज्जवल गाथा। ठीक है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। इस पंक्ति में उज्जवल गाथा से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे उज्जवल गाथा का मतलब है कवि के जीवन के सुखद, प्रेमपूर्ण और निजी क्षण। कवि के जीवन में जो थोड़ा बहुत प्रेम और सुख का समय अपनी प्रेयसी के साथ बीता था, वे उसे अपनी निजी संपत्ति मानते हैं और उसे दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते। अगला प्रश्न जो है, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की यह पंक्ति कवि के जीवन के किस पक्ष को उजागर करती है। तो ये जो है अतीत की सुखद स्मृतियों यानी कि यादों को उजागर करती है। ठीक है, अगला प्रश्न होने वाला है मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वर्ग देखकर जाग गया। तो यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है इस पंक्ति का मुख्य भाव क्या है। तो कवि कहना चाहते हैं कि उनके जीवन में सुख आने ही वाला था कि अचानक वह दूर चला गया, जैसे सुबह उठते ही सुखद सपना टूट जाता है। इसका आंसर होगा उत्तर ख। ठीक है, कवि के जीवन में सुख केवल एक स्वप्न की तरह यहाँ पे यानी कि स्वप्न की तरह ही क्षणिक था जो मिलने से पहले ही गायब हो गया। आते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न होने वाला है आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, यहाँ सुख के भाग जाने का क्या अर्थ है। सुख का अस्थायी रूप से जीवन में न टिकना और दूर हो जाना, यही इसका भाई आंसर होने वाला है। जो सुख कवि के बाहों में आने ही वाला था वह उन्हें अधूरा छोड़कर असमय ही चला गया। अगला प्रश्न है जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। अरुण कपोल का क्या अर्थ है। तो अरुण कपोल का अर्थ है लाल लाल गाल। अरुण का अर्थ लाल और कपोल का अर्थ गाल होता है। यहाँ कवि अपनी प्रेसी के सुंदर लाल गालों का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, आते हैं 26 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पूछा जा रहा है कि अनुरागी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार मुख्य रूप से दिखाई देता है। तो यहाँ पे दोस्तों अनुप्रास और मानवीकरण का अलंकार यहाँ पे दिखाई देता है। यानी कि अनुरागी उषा में भोर को एक प्रेमिका के रूप में दिखाया गया है जो कवि की प्रेसी के गालों की भाई लाली और अपनी लाली उधार लेती है। यह यहाँ पे अतः यहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या होने वाला है आप लोग ये भी देख सकते हो। अगला प्रश्न है कि उनकी भाई स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। इसका मतलब है कि यहाँ पे इस पंक्ति में पाथे का क्या अर्थ है। पाथे का अर्थ है रास्ते का भोजन। ठीक है, क्या है रास्ते का भोजन। तो दोस्तों यहाँ पे आते हैं अब सीधे अगले प्रश्न पे। ठीक है, कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कथा की। यहाँ पे कथा और जीवन उधेड़ने से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे कथा और जीवन उधेड़ने का तात्पर्य है अंतर्मन गुदकी रूपी जीवन के छिपे हुए दुखों को कुरेद कर देखना। यहाँ पे कथा का अर्थ होता है अंतर्मन या गुदकी है। तो कवि कहते हैं कि मेरे मन की गुदकी की सिलाई उधेड़ कर तुम क्या है कि उसके अंदर छिपे फुटेहाल दुखों को क्यों देखना चाहते हो। ठीक है, ये चीज बोला जा रहा है। आते हैं 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न बोला गया है कि छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूं। इस पंक्ति से कवि के किस गुण का पता चलता है। तो इस जो है भाई पंक्ति इससे विनम्रता और सादगी का पता चलता है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है क्या यह अच्छा नहीं है, मतलब कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। इस पंक्ति में कवि क्या इच्छा व्यक्त करते हैं। तो इस पंक्ति में कवि जो है वो दूसरे की कहानियां सुनना चाहते हैं और खुद चुप रहना चाहते हैं। ठीक है, आते हैं यहाँ पे काव्य सौंदर्य अलंकार और व्याकरण पर। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली कथा। यहाँ पे आत्मकथा। तो यहाँ पे आत्मकथा को भोली क्यों कहा गया है। आत्मकथा को भोली इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें कोई चालाकी छल कपट या फिर बड़ी चमत्कारी घटना नहीं है। इसका आंसर होगा क। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा क। अगले प्रश्न पे आते हैं अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इस पंक्ति में मौन व्यथा से क्या भाई होने का अर्थ यहाँ पे हो रहा है। तो मौन व्यथा का अर्थ यहाँ पे है कवि के जीवन के पुराने दुख का इस समय शांत और उन्हें दोबारा जगा कर दुखी नहीं होना चाहते हैं। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे थकी सोई है मेरी मौन व्यथा में अलंकार है। कौन सा अलंकार है दोस्तों। इसमें मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है मानवीकरण। गुनगुनाकर और आते आते शब्दों में कौन सा अलंकार है। तो इसमें है यहाँ पे देख सकते हो
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, अगला प्रश्न जो है 35 नंबर ये है, गागर रीति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो जो गागर रीति है उसमें रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे, आत्मकथा कवि में मुख्य रूप से किस रस की प्रधानता है? तो आत्मकथा कवि में यहाँ पे मुख्य रूप से करुण रस और वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है। आते हैं अगले नंबर प्रश्न पे 37 नंबर, यहाँ पे दिया गया है, थके पथिक की पंथा में किस वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है? तो यहाँ पे थके पथिक की पंथा, तो यहाँ पे जो प है, ठीक है, प वर्ण की, वही जो है उसका अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो पथिक और पंथा में प वर्ण की लगातार आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न जो है, आत्मकथा कवि में किस काव्य गुण की प्रधानता है? तो यहाँ पे 3 नंबर का यहाँ पे देखो ग जो है, ग इसका आंसर होने वाला है माधुर्य गुण। ठीक है, क्या होगा? माधुर्य गुण। आते हैं 38 नंबर के बाद 39 नंबर प्रश्न पे, यहाँ पे बोला गया है कि कविता में प्रयुक्त व्यंग मलिन का अर्थ क्या है? तो व्यंग मलिन का मतलब है कि कड़वाहट से भरा हुआ क्रूर या निंदात्मक मजाक। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? ख, इसका आंसर होने वाला है ख। ठीक है, समाज के जो लोग हैं वो दूसरों की कमजोरी पर बहुत ही कड़वे और गंदे तरीके से हंसते हैं, इसी को व्यंग मलिन कहा गया है। अगला प्रश्न जो है, अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया, इसमें किसका सौंदर्य वर्णित है? इसमें दोस्तों कवि की प्रेमिका का जो है, कवि जो है उनकी प्रेमिका का सौंदर्य वर्णित किया गया है। अगला जो है 41वां प्रश्न, वो है उच्च स्तरीय वैचारिक मूल्य आधारित प्रश्न। तो यहाँ पे बोला गया है, आत्मकथा कवि के माध्यम से जयशंकर प्रसाद के व्यक्तिगत जो है, यानी कि व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व की किस विशेषता का पता चलता है? तो आत्मकथा कविता से वे अत्यंत यहाँ पे दोस्तों गंभीर, स्वाभिमान, शालीन और दिखावे से दूर रहने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर होगा ख। अगला जो क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है 42 नंबर। यहाँ पे बोला गया कि कवि के अनुसार यह संसार कैसा है? तो यह जो संसार है वह नश्वर और क्षणभंगुर और दूसरों की कमियों पर हंसने वाला है। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, जीवन को उधेड़ कर देखना मुहावरे का कविता के संदर्भ में क्या अर्थ है? तो कविता के संदर्भ में है किसी के जीवन के दबे हुए दुखों और गुप्त बातों को जबरन बाहर निकालना, यही है इस मुहावरे का संदर्भ। ठीक है, तो आते हैं अगले नंबर पर। अगला नंबर है, कवि कभी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते थे? तो दोस्तों ये इसका भाई मैंने आंसर आप लोगों को एक बार पहले ही बताया है, क्योंकि उनका जीवन बहुत साधारण था और वे अपनी व्यक्तिगत यादों को निजी रखना चाहते थे। ठीक है, आते हैं अगले नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है, आत्मकथा कविता में पथिक कौन है? तो पथिक जो है वो यहाँ पे स्वयं कवि जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, पथिक यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जीवन रूपी कठिन मार्ग पर चलते चलते थक चुके कवि ने स्वयं को ही थका हुआ पथिक यानी कि यात्री कहा है। अगला प्रश्न जो है वो है कि अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, इस पंक्ति में कवि का क्या डर झलकता है? उनका डर झलकता है कि उन्हें डर है कि समाज उनकी सरलता को मूर्खता समझकर हंसेगा और लोग उनके सीधेपन का फायदा उठाएंगे। अगला प्रश्न होने वाला है वो है कि जयशंकर प्रसाद जी के अनुसार आत्मकथा लिखना भाई सही समय क्यों नहीं है? तो लिखने का जो सही समय वहां पे क्यों नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो ये जो उनका आंसर इसका होने वाला है कि जयशंकर प्रसाद, क्योंकि उनके दुख और दर्द इस समय शांत हैं और वे उन्हें कुरेदना नहीं चाहते हैं, इसीलिए आत्मकथा लिखने का ये सही समय नहीं है। ये अपने दोस्तों के साथ ये चीज बोलते हैं। अगला प्रश्न जो है, आत्मकथा कविता का मूल संदेश क्या है? तो आत्मकथा कविता का मूल संदेश है कि जीवन के सुख दुख निजी होते हैं, दिखावे से दूर रहकर सादगी और स्वाभिमान से जीना चाहिए। ये है आत्मकथा कविता का मूल संदेश। ठीक है, अगला जो होने वाला है, गागर रीति शब्द से कवि के जीवन किस स्थिति का पता चलता है? तो गागर रीति मतलब कि खुशियों और उपलब्धियों के अभाव का। ठीक है, आते हैं अगला भाई लास्ट क्वेश्चन होने वाला है कि क्षितिज भाग 2 में संकलित आत्मकथा कवि की मूल विधा क्या है? तो क्षितिज भाग 2 में संकलित आत्मकथा कविता का मूल विधा क्या है? वो है कविता यानी कि काव्य। यह पूर्णतः एक काव्यात्मक रचना है जिसे छायावादी शैली में प्रतीकात्मक ढंग से लिखा गया है। तो ये हुआ कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को आज करा दिए। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको लगातार इसी तरीके से क्षितिज भाग 2 का भाई पूरा कंप्लीट करना है, पेपर 2 आपको पूरा कंप्लीट चाहिए, तो मैं इसी हफ्ते खत्म कर दूंगा। अगर आप लोग बोलोगे तो लगातार सुबह शाम क्लास लेकर के आऊंगा। ठीक है, हर चैप्टर से 50-50 क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है। ठीक है,
अगर आप इसे देख कर रट गए ना तो इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे और आपका भाई यहाँ पे पूरा स्कोर अच्छा से कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए आते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना अपने सभी ग्रुपों में। आते हैं एक और नई क्लास के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना दोस्तों। आपको लगातार ऐसे क्लासेस देखने को मिलेगा। क्षेत्रीय कार्यकर्ता भाई, उसके बाद आपका जो आपका है एलडीसी का होने वाला है, उसके साथ साथ एलडीसी के बाद आपका अलाउंड फोर्थ ग्रेड का ही फॉर्म भराएगा तो उसमें भी आएगा। सब सिलेबस सेम है दोस्तों, एक बार अच्छे से पढ़ोगे आपको बहुत आगे तक काम आने वाला है। चलिए आते हैं एक और नई क्लास के साथ।